नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने के प्लेटफॉर्म पे। आशा है अभी तक के जो 3 लेक्चर देखे थे हम लोगों ने भारत के आधुनिक इतिहास से संबंधित, उनसे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम आगे चलेंगे। आज हमारा क्या है, ये हमारा जो है ब्रिटिश शासक जो हुए हमारे यहाँ पे, उन्होंने जो शासन किया, आप शासक ही कह सकते हैं। जो गवर्नर था, जो ब्रिटिश शासक जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने अपने गवर्नर के द्वारा यहाँ पे क्या करवाया, शासन करवाया। शासन तो उन्हीं का चला, वो अपने क्या बेचते रहे, गवर्नर बेचते रहे, ठीक है, वायसराय बेचते रहे, ये सारी चीज़ भेजने का उनका काम था। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश जो शक्ति थी, मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो तो उनके यहाँ पे ब्रिटेन में था ही, लेकिन ब्रिटिश की जो शक्ति थी भारत में, हम किसकी बात करने वाले हैं, भारत की। तो ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ये जो यहाँ का ये सुदृढ़ीकरण हुआ था, ये भारत में हुआ था। उसके बारे में जानेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ती, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सीधा क्वेश्चन आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध अगर हम सन पूछी जाती है तो क्या रहेगी, रहने वाली है हमारी, रहने वाली क्या है ही, क्या है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ तो किन के बीच हुआ, युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 2 लोग या 2 राजा या 2 सेनाएं तो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, अवध आकर मीर कासिम ने वहाँ के नवाब किसको, सिराजुद्दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक क्या बना रहा है, वह एक संघ बना रहा है। और क्या हुआ, शीघ्र ही क्या होता है, ये शक्ति परीक्षण भी क्या हो गया, इनका फेल हो गया। जो इन्होंने संघ बनाया था वो कैसा हुआ, इनका जो शक्ति प्रदर्शन की जो बारी आई तो क्या हो गया, ये फेल हो गया, मतलब हार गए ये। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में, कहाँ, 1764 को बक्सर के युद्ध में किसकी तर्ज पर, प्लासी की तर्ज पर नहीं, बिल्कुल अपनी तैयारी, क्या है, बिल्कुल तैयारी तो थी, तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। क्या हुआ, जैसे प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस तर्ज पे नहीं हुआ, इनका क्या होता है, जो इनकी क्षमता थी, मतलब बिल्कुल तैयारी, जो इन्होंने तैयारी की थी वो, और अपनी अपनी क्षमता के साथ क्या हो रहा है, इनका युद्ध हो रहा है। फिर क्या था, इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया, अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया, उस युद्ध में ये दिखाया कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है ना, युद्ध को कैसे लड़ा जाता है। जब इन्होंने अपने रण कौशल का परिचय दिया था तो क्या होगा, दक्षिण में जो फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियान जो हुए थे वो क्या हुए, इनके जो इन्होंने अभियान किए थे दक्षिण में फ्रेंच सेना के खिलाफ, वही चीज़ें इनके यहाँ पे युद्ध में क्या आ रही हैं, वो अनुभव इनके बहुत ज़्यादा काम आए। बांडीवास में, कहाँ पे भैया, बांडीवास में 1760 ईस्वी में क्या था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। क्या दे दिया था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दी। अब जब अंग्रेजों को करारी मात मिली, अंग्रेजों ने जब फ्रांसीसियों को करारी मात दी तब क्या था, उसी समय मीर कासिम जो था, जो उनका पूरा संघ था, यूनियन था, वो क्या हुआ, बुरी तरह से पराजित हो जाता है। फिर इस युद्ध में क्या है, इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने क्या किया था, कुचल दिया। मतलब उनकी जो संभावनाएं थी युद्ध को जीतने लेके, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, वो सब कैसी हो गई, धरी की धरी रह गई। मतलब उन पर अंग्रेजों ने क्या किया, पानी फेर दिया। और क्या था, जो मुगल शक्ति बची हुई थी वो क्या हो गई, वो भी जो मुगल शक्ति बची हुई थी थोड़ी बहुत, वो कैसी हो गई, वो भी बिल्कुल सूख गई, नष्ट हो गई। अर्थात क्या है, बची हुई जो साख थी मुगल शक्तियों की, वो क्या किया, अंग्रेजों ने धूल में मिला दी। फिर क्या, युद्ध के बाद 1765 में जो क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव, इसने क्या किया, दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है। ये क्या लौटता है, दूसरी बार ये बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा। उसने क्या किया, उसने बक्सर युद्ध के समझौते में जो मसौदा तैयार किए थे, उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए, और क्या किया, मुगल शहंशाह से बंगाल व बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी क्या कर ली, प्राप्त कर ली। किनसे की, मुगल शहंशाह से। तो परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु क्या हो चुकी थी, कौन मर चुका था, लॉर्ड क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर जो थे वो बेचारे दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। फिर क्या, फरवरी 1765 ईस्वी में कौन, उसके बेटे नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ क्या कर ली, संधि कर ली। क्या कर ली, संधि कर ली। अब जो नवाब की जो सेना थी प्रायः क्या हो रही थी, भंग कर दी गई थी। मतलब नवाब जो अपने पास सेना रखता था उसका अधिकार किनके पास रहने वाला था, अंग्रेजों के हाथ में। मतलब जो उनकी खुद की सेना थी उसको क्या कर दिया था, भंग कर दिया था। और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्त कौन कर रहा था, कंपनी कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि अगर यहाँ का नवाब अर्थात राजा कुछ भी ऐसा करता है जो कंपनी के विरुद्ध हो तो उसकी तत्काल खबर कौन देगा, सूबेदार, नायब सूबेदार देगा, देगा ना। तो कहा जाए आप शासन तो करेंगे लेकिन निगरानी किसकी होगी, हमारी, चलेगी किसकी, हमारी, सेना किसकी होगी, हमारे अधीन, आप सिर्फ गद्दी पर बैठेंगे, है ना। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार था। कौन, मोहम्मद रजा खां के बाद ना ही बंगाल का कोई नायब बना, नायब सूबेदार बना, और ना ही
उससे पहले। तो मतलब क्या था, पहला और अंतिम नायब सूबेदार बंगाल का कौन था? मोहम्मद रजा खां। ठीक है, फिर हमें क्या मिलती है? इलाहाबाद की संधि देखने को मिलती है। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में कौन वापस आया था? हमने अभी बताया था कौन है, क्लाइव वापस आया। और उसने स्वयं को क्या किया, अपने जो अपूर्ण कार्य थे उसके, मतलब जो करना चाहता था उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने क्या किया, बंगाल में अंग्रेजों की जो शक्ति थी उसको सबसे उत्तम बनाने के लिए उसने प्रयास चालू कर दिए थे। उसने 1765 में 2 संधियाँ की। 1765 में 2 संधियाँ की, जिसमें से क्या थी, एक मुगल शासक शाह आलम के साथ और दूसरी एक क्या थी, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने संधि की, और दूसरी अवध के नवाब के साथ तथा इलाहाबाद में की। अवध के नवाब के साथ इन्होंने संधि की, वो कहाँ की? इलाहाबाद में की। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ये संधि कौन कर रहा है? लॉर्ड क्लाइव कर रहा है। अब आती है अवध की संधि। अवध की संधि क्या है? अब आती है अवध की संधि। अभी अवध की संधि क्या है इसको देखेंगे हम लोग। नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद में करा शाह आलम द्वितीय को देने थे। क्या थे जो करा थे वो क्या देने थे? नवाब हम अब सॉरी जो हमारे नवाब थे शाह आलम द्वितीय, इनको देने थे। और कंपनी को 50 लाख रुपए कौन देगा? नवाब देंगे, मतलब शाह आलम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि युद्ध में जो क्षतिपूर्ण हुई है, मतलब जो क्षति हुई है उसको पूरा करेंगे। लूट लो बेचारे को। बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार देने और ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। कौन हुआ? बलवंत सिंह और बनारस के जमींदार इस बात पर क्या हो गए? राजी हो गए कि क्या होगा, हम उसको एस्टेट का पूर्ण अधिकार देंगे और ज़रूरत के समय क्या करेंगे, कंपनी को अपनी क्या करेंगे, अपनी सेना भी देंगे। तो इन चीज़ों पर क्या होता है, ये दोनों लोग राजी हो जाते हैं कंपनी की शर्तों पर। बदले में क्या होगा, नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। नवाब का जो क्षेत्र था उस पर नवाब का अधिकार स्वीकार किया जाए और कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने के लिए राजी थी। देखो, अगर जो नवाब हैं उनकी राज्य की जो सीमाएं हैं उन पर रक्षा करने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे, अपने सैनिकों को देंगे। इस बात पे रजामंदी होगी। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि आप क्या करो, किसी भी तरह हमारे लोगों को अपने राज में रखो। क्यों? उससे अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा था। आपकी गतिविधियों पे नज़र, मतलब हर चीज़ जो थी उनके अंग्रेज़ों के हिसाब से थी। तो आगे क्या है, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है। क्या होती है संधि? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत कौन से निर्णय लिए गए? निम्न निर्णय लिए गए जो हम लोग देखने वाले हैं। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया। कंपनी के संरक्षण में कौन आया? शाह आलम द्वितीय जो था वो कंपनी के संरक्षण में आ गया। इलाहाबाद और करा नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए गए, मुगल शासक को वापस दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। बादशाह ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करता है। कौन कौन, कहाँ कहाँ की? बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, 3 स्टेट्स की दीवानी प्रदान कर दी गई। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। अब क्या था, इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अब जो कंपनी थी वो क्या करेगी, बादशाह को उसके खर्च के लिए 1 साल में 26 लाख रुपए देगी। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व का वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अंग्रेजों को क्या था, दीवानी का जो अधिकार मिला था उसमें बंगाल से जो राजस्व मिलता, ठीक, उस पर किसका अधिकार होने वाला था? पूर्ण रूप से कंपनी का अधिकार होने वाला था, अर्थात अंग्रेजों का अधिकार होने वाला था। इस संधि के तहत तो हो भी गया था। मुगल शासक पर लिखित प्रांतों में निजामत का क्या है, प्रशासनिक जो कार्य थे उनमें पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। ठीक, जो हमारे ऊपर लिखित प्रांत से मतलब है बंगाल, उड़ीसा और 3 थे, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीनों पर जो उसके प्रशासनिक कार्य होंगे उनको कराने के लिए राजा जो था, मुगल शासक जो था, 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। अगला है हमारा क्या, सुरक्षा कानून एवं व्यवस्था। सुरक्षा कानून एवं व्यवस्था पर न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद देखो, पहले क्या था, कैसे कानून रहेंगे, क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी, कैसे न्याय प्रशासन काम करेगा, ये सब किनके हाथों में था? राजा के, मतलब नवाबों के हाथ में था, है ना। लेकिन बक्सर का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में हार मिलती है नवाबों को। तो उसी के बाद, मतलब उस बक्सर के युद्ध के बाद नवाबों की जो सैनिक शक्ति थी वो वास्तव में मृतप्राय हो गई थी। मतलब मन से मर गए, तन से मर गए, मतलब हर तरह से जो थे नष्ट होने की संभावना थी। सेना में क्षमता नहीं थी कि वो युद्ध करे।
कंपनी को दीवानी मिल गई। अब जब उनको दीवानी मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है, नवाबों की जो शक्ति थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। क्या हो गई? पूर्णतः समाप्त हो गई, क्योंकि अब शासन क्या रहेगा? अंग्रेजों के अधीन रहेगा, मनचाहा होगा अंग्रेजों का। तो जो शासक था, जो नवाब थे, उनकी शक्ति कैसी हो गई थी? समाप्त हो रही थी धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या हुआ? पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अंग्रेजों ने क्या किया? प्लासी में अंग्रेजों ने प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, और बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था, दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। ये जो बक्सर का युद्ध है कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त अपना कुछ निश्चित महत्व था। अंग्रेजों ने ये जो दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इनमें क्या था? उनका अपना कुछ निश्चित महत्व था कि इन लड़ाइयों के बाद क्या होगा, उनके हाथ कितना उन्हें फ़ायदा होने वाला है, कितनी चीज़ों से घाटा होने वाला है। तो उन्होंने क्या कहा था? अगर हम राज्य जीते हैं तो हमारा वर्चस्व कायम होगा, और इसी काम में वो लोग लगे थे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, लेकिन क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया था? 1757 और बक्सर 1765 के दोनों युद्ध, तो 65 नहीं, कितना है? 64 है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसका महत्व क्या था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। तो क्या प्रभाव हुआ? प्लासी का युद्ध जब अंग्रेजों की विजय होती है तो बंगाल पर इसके इतिहास का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कैसी हो गई? कमज़ोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। देखो, अब अंग्रेजों को क्या मिली? अंग्रेजों को मिल रही है भैया विजय। अब अंग्रेज जो हैं किसी भी तरह जीत रहे हों, चाहे कोई विश्वासघात कर रहा हो नवाबों की तरफ से, या उन्होंने कोई भी साधन अपनाया हो, बात क्या थी कि अगर प्लासी का युद्ध जीते हैं तो कौन जीते हैं? अंग्रेज जीते हैं। ठीक, भले ही विश्वासघात किया हुआ हो, जो भी हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है अंग्रेजों को। लेकिन जब ये युद्ध हारते हैं प्लासी का, तो क्या होता है? जो नवाब की जो स्थिति थी वो कैसी हो गई? कमज़ोर पड़ गई थी। बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था, और अभी भी नवाब क्या था? सर्वोच्च अधिकारी था। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या था? कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था। हमने क्या कहा था? युद्ध हारने के बाद राजा क्या हो गया था? कंपनी अर्थात अंग्रेजों के अधीन हो गया था, तो उनके प्रभुत्व पर निर्भर था, और कंपनी के नवाब के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। कंपनी ने क्या किया था? अब आने वाला नवाब कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, ये आप डिसाइड नहीं करोगे स्वयं, हमारा भी हस्तक्षेप है। किनका हस्तक्षेप है? अंग्रेजों का हस्तक्षेप क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। अब प्लासी युद्ध का महत्व जो है आगे देखते हैं। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से क्या होने लगी थी? प्रकट होने लगी। नवाब के प्रशासनिक की आंतरिक कलह, नवाब का जो प्रशासन था उसके जो अंदर की जो चीज़ें थी, आपस में मनमुटाव, ये सब कलह जो थी वो क्या हो गई थी? स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी, और अंग्रेजों ने मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासनिक शक्ति को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या हुआ? जो नवाब के विरोधी थे वो किनसे मिल गए? अंग्रेजों से मिल गए, और मिलने के बाद क्या होता है? षड्यंत्र किया गया, और षड्यंत्र से क्या हुआ? प्रशासन की जो शक्ति थी कैसी हो गई? बिल्कुल कमजोर हो गया। प्रशासन की शक्ति को कमजोर किया गया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया। देखो, जब वहाँ का नवाब आपके अधीन, तो किसे व्यापार करने देना है, किसे व्यापार नहीं करने देना है, ये कौन तय करता था? नवाब तय करता था। अब जब नवाब अंग्रेजों के अधीन है तो फ्रांसीसी और डच इनको मार्केट से भगाने का काम, इनको व्यापार करने पे तंग करने का काम अंग्रेजों ने चालू किया। और क्या किया? इस तरह उन्होंने अपनी इजारेदारी को स्थापित कर लिया कि हम क्या हैं, यहाँ पे व्यापार करने के लिए सर्वोच्च हैं, हम ही व्यापार करेंगे, बचा कुछ आप थोड़ा बहुत कर सकते हो वरना निकल लो। ठीक है, तो मतलब अपनी इजारेदारी क्या कर ली थी? स्थापित कर ली थी सफलतापूर्वक। किसने कर ली थी? अंग्रेजों ने कर ली थी। बक्सर युद्ध का महत्व है। बक्सर युद्ध की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले क्या था? प्लासी में पूर्ण तरह से अंग्रेजों ने राजनीतिक दबदबा नहीं बना पाया था, मतलब राजनीतिक पे पूर्ण तरह से अपना नियंत्रण नहीं कर पाया था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल पर जो राजनीति होती है उसका पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कर लिया, और क्या किया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। और वास्तव में क्या था? इन्होंने जो नियंत्रण अपना राजनीतिक बनाया था उसका रीजन क्या था? व्यापार। अच्छा, जब राजनीति आपके अधीन हो जाएगी तब क्या होगा? जिस तरह का व्यापार करना चाहोगे, मार्केट में जो डिमांड की चीज़ें लाना चाहोगे, क्या रेट रखना, ये सब कौन तय करेगा? आप ही तो तय करोगे। आखिरकार कोई भी घटना होती है वो क्यों होती है? जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं अर्थात भूगोल पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना होता है? समुद्र विज्ञान पढ़ना होता है। ठीक है,
जब हम समुद्र विज्ञान पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये क्यों पढ़ते हैं? हमारा क्या लेना देना है? हमारा लेना देना उससे ये है कि हम उसे रिलेटेड करें, कोरिलेट करें किससे? मानवों के लिए, कि वहाँ पर किस तरह का इंसान रहता है, किस तरह सर्वाइव करता है, ये सब चीज़ें हमें जाननी होती हैं। तो इसीलिए मतलब एक दूसरी चीज़ों को कोरिलेट करना सीखना होता है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ जोड़ के चल रहे हैं। क्या था? बक्सर का जो युद्ध है, इसके महत्व समझिए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने क्या किया था? इस युद्ध के माध्यम से बंगाल की जो राजनीति थी उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हकीकत में देखा जाए तो वास्तविकता में क्या था, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध से अंग्रेज़ों ने बंगाल की राजनीति पर पूर्ण नियंत्रण किया। और क्या कर रहे हैं, हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, तो जो उनके भाग्य का जो सूर्य था, मतलब जो उनका साम्राज्य चल रहा था, उनका जो सूर्य था उसको क्या कर दिया था? डुबो दिया था, मतलब अस्त कर दिया कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, बक्सर की लड़ाई पे। और अंग्रेज़ों का बंगाल में एक शासक सख्त के रूप में उदय हुआ। अंग्रेज़ों का क्या हुआ? बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय होने को देखा जाता है। कब? बक्सर के युद्ध में, जब ये लोग जीत गए। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। जब इन्होंने ये गठन किया, सफलतापूर्वक अपना संगठन बना लिया, अपना यूनियन बनाया, यह संघ अंग्रेजों के सम्मुख असफल रहा। इन्होंने अपना संघ तो बनाया था, किसने? मीर कासिम ने, बादशाह आलम ने, ठीक है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन तीन लोगों ने अपना संघ बनाया। लेकिन जब इनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों से तो ये हार जाते हैं। सफल कौन होता है? अंग्रेज जो होते हैं सफल होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति को सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया, मतलब जो ब्रिटिश की शक्ति थी उसकी सर्वोच्चता को दिखा दिया और उनके विश्वास को क्या हो गया? अधिक सशक्त मिला, अधिक सशक्त किया। बस यहीं से बदलेगी अब कहानी। अंग्रेज़ों को क्या लगा कि भैया ये तीन लोग मिलकर हमें नहीं हरा पाए, तो ये अकेले अकेले क्या हराएंगे? उन्हें ये इस चीज़ का एहसास हो गया कि हम भारत के साम्राज्यों को हरा सकते हैं अपनी नीतियों से, अपने रण कौशल से, अपने पराक्रम से। तो यहाँ पे उन्हें क्या मिलता है? हौसला मिलता है। तो वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ें। यह विजय जो थी, यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध नहीं थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का मार्ग क्या कर दिया था? दृढ़ कर दिया था, है ना? वही बात आई। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करना था। देखो डिमांड क्या आ रही है, हर जगह बात किसकी आ रही है? व्यापार की। आखिर अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे, अगर अंग्रेज जो थे बंगाल पे अपना शासन चाहते थे, भारत के और राज्यों में अपना शासन चाहते थे, आखिर क्यों? रीज़न ये था कि वो यहाँ के व्यापार पे चाहते थे, यहाँ की चीज़ों पे अपना अधिकार चाहते थे। उनका जो मन करे वो लेके जाएँ, कोई रोक टोक ना सके, ज़बरदस्ती छीन के ले जाएं, कोई भी राजा उनसे कुछ कह ना सके। क्यों? क्योंकि वो राजा उनके अधीन होगा। और ऐसा तभी होगा जब सब जितने भी राज्य होंगे अंग्रेजों के अधीन होंगे। या तो हार जाए या संधिया कर लें, है ना? किसी ना किसी तरह अब राज्यों को अपने अधीन करना था, अपना शासन कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती वह व्यापारिक रुचि थी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अधिकारियों की बढ़ती जो थी वह व्यापारिक रुचि में थी, जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने क्या लिया था? जन्म लिया था। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों ने अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया। अब देखते हैं बंगाल में दैत शासन। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दैत शासन नियम की क्या किया? शुरुआत की। मतलब दैत शासन को शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। सीधा क्वेश्चन है, अगर दैत शासन शुरू हो रहा है बंगाल में तो कौन कर रहा है? लॉर्ड क्लाइव, जिसमें दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने और निजामत मतलब पुलिस एवं न्यायिक जो कार्य थे इनमें दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने क्या किया? दीवान के रूप में दीवानी अधिकारियों का जो दीवानी अधिकारों थे उनका अधिकारियों बोल गया सॉरी कंपनी ने क्या किया? दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का डिप्टी सूबेदार को नियुक्त किया। अब इनको नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। दैत शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व किनका था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर था। प्रशासन की रीढ़ अर्थ या वित्त होता है। अगर कोई प्रशासन है तो उसका अर्थ उसकी रीढ़ क्या है? अर्थ है। और वित्त, अर्थ का मतलब क्या हो गया? धन। वित्त का मतलब क्या हो गया? उनका धन। मतलब कुल मिला के प्रशासन किस पे टिका होता है? धन पे टिका होता है। किसी को वेतन देना है तो धन चाहिए, कोष राजकोष के लिए पैसा चाहिए, राजा के खर्च के लिए पैसा चाहिए, सेना के लिए पैसा चाहिए। ये सब किस पे डिपेंड होता है? अर्थ अर्थात धन पे डिपेंड होता है। ठीक, जब ये इन पे डिपेंड होता है, किंतु 1765 ईस्वी के अगस्त महीने में स्थापित दैत शासन व्यवस्था के अनुसार
वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया गया कि भैया तुम राजा बने रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? जो कर आएगा, जो टैक्स आएगा, जो पैसा आएगा, वो उसको कौन रखेगा? हम रखेंगे, अपने हिसाब से देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। भैया उसी में क्या कर रहे थे? नवाब भी अपना शासन कर रहे थे, उसी में क्या है, कंपनी भी अपना शासन कर रही थी। पैसा कौन कमा रहा था? कंपनी कमा रही थी ना। राजा को तो बना के बैठा दिया पुतला, भैया तुम राजा हो, राजा हो, राजा हो, तुम राजा बने रहो। अब राजा तो हो, लेकिन राजा को अपना शासन चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? अर्थात धन चाहिए होता है ना। अब धन कौन लिया जा रहा है? अंग्रेज लिए जा रहे हैं। अब धन जब वो ले जाएंगे तो आपकी शक्ति कैसी हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर हो गई ना भैया। अब जब आपकी शक्ति कमज़ोर हो गई तो आप उनके अधीन तो हो ही। जैसे तैसे इन्होंने अपने पदवी को बचाया कि हाँ भैया हम राजा हैं, नाम के राजा हैं, बने रहो राजा। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी जो थी, कंपनी की स्थिति क्या थी? आमूल परिवर्तन हो गया। आमूल परिवर्तन तो हो ही जाएगा। अगर आपके जेब में 100 रुपये हों, आप मॉल चले जाओ, अब बढ़िया बढ़िया शर्टें देखो, पेंट देखो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखो। पैसे कितने हैं जेब में? 100 रुपये हैं। अब क्या हुआ? आपने अपना मन मारा, बाहर निकल आए। अब आप रोड पे खड़े थे, आसमान की ओर ताक रहे थे, काश मेरे पास 2-4 लाख रुपए होते तो आज यहाँ से जो मन होता अच्छा अच्छा उठा लेता। तभी पास से एक ट्रक गुजरा और उसमें से एक बंडल गिरा। क्या गिरा? एक बंडल गिरा। बंडल गिरा, बीड़ी वाला नहीं, बंडल गिरा जो कागज़ से और पन्नी से पैक था, टेप लगा हुआ था। आपने कहा पता नहीं क्या बवाल है भैया, लड़के आप मतलब पलटा खाते हुए पलटते हुए आपके पास आया। आपने बंडल देखा कि पता नहीं क्या, मन में आया फेंक दो, पता नहीं कि बम वगैरह तो नहीं है। आपने कहा आप खोल के देखते हैं, टेप ही तो लगा हुआ है। आपने खोला, आपको दिखे 500-500 का नोट। आपने पूरा खोला। अब उसमें आपको क्या हुआ? अब आपकी तो डिमांड 2 लाख की थी ना, कि थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लें। एक पेंट की कीमत 10-10 हज़ार रुपये होने वाली थी, जूते 20-20 हज़ार के लेने वाले थे, तो आपको अच्छे खासे 5 लाख रुपये मिल गए। अब आप क्या था? आपकी स्थिति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। वही हुआ। दीवानी का कार्य जो था, दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा। किसने सौंपा? लॉर्ड क्लाइव ने सौंपा। अब जो प्रमुख दीवानी कार्यालय था वो कहाँ था? मुर्शिदाबाद में। कहाँ था? मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। अब शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए दिए। भैया तो अपनी फौजदारी निपटाओ वहाँ पे, सिर्फ अपने क्या करो, कुछ यही कौन किसकी खेत में घुस गया, किसने किसकी गाय चुरा ली, कौन बकरी लेके भाग गया, मतलब ये छोटे छोटे मामले अपने निपटाते रहो, मुझे इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया? आप भी मुझसे 53 लाख रुपये वार्षिक लेते रहो। बंगाल में देश शासन। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, इसलिए मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार की संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई और अब क्या था? नवाब नाम मात्र का शासक रह गया। इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, नवाब की नवाबी तो चली गई, नाम के रह गए थे। रॉबर्ट क्लाइव एक कुशल सेनापति के साथ साथ अच्छा प्रशासक और सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने यह सिद्ध कर दिया। उसने देश शासन की स्थापना कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी शक्ति को क्या कर दिया था? सुदृढ़ आदान प्रदान कर दिया था। इस शासन प्रबंध में से कंपनी की आय 30 लाख पाउंड की वृद्धि हो गई, किंतु इस व्यवस्था को लागू होने में कुछ दिनों बाद ही इनमें अनेक प्रकार के दोष समाहित होने लगे थे। व्यवहारिक दृष्टि से देश शासन का प्रबंध पूर्ण रूप से असफल रहा तथा इसके परिणाम कैसे निकले? बुरे निकले। एक और प्रशासन का पूरा दायित्व उठाने में नवाब क्या था? असमर्थ था, क्योंकि एक तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था, पैसे नहीं थे, और दूसरे कंपनी का उस पर नियंत्रण था, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी के हाथों में शक्ति थी, तो उसके पास प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था। दोनों लोग कैसे थे? बेकार थे। लेकिन फायदा फिर भी किसे हो रहा था? अंग्रेजों को हो रहा था। अब देश शासन में दोष क्या था ये समझना। कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया। कंपनी को क्या है? प्रजा किसकी है? राजा की है। उनके देश का क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। उन्होंने क्या कहा? ज़्यादा ज़्यादा कर वसूलो, ज़्यादा ज़्यादा कर वसूलो, जितना मिल जाए उतना वसूलो, है ना। ये किसने किया? कंपनी ने किया। प्रशासन ठीक चल रहा है या नहीं, इस बात की ओर को ध्यान देने वाला तो कोई था ही नहीं ना। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की इस उपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। भैया परेशान कौन होगा? जनता। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगा। ये कर क्या लेगा? इसके पास शक्ति नहीं है। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने कृषकों का क्या किया? अमानवीय शोषण करना आरंभ कर दिया। इससे जनसाधारण की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, व्यापार की स्थिति भी बदतर हो गई। भाई ये बताओ, जब प्रजा परेशान रहेगी, राजा का क्या है? वो तो नाम मात्र का राजा, उसे तो पैसा मिल ही जाएगा। 53 लाख रुपए मिल रहे हैं, खर्चा चलेगा। 26 लाख रुपए मिल रहे हैं, खर्चा चलेगा। थोड़ा बहुत और मिल जाएगा। लेकिन प्रजा कहाँ क्या करेगी? भाई अंग्रेजों का काम क्या था? ज़्यादा ज़्यादा धन निकाल लो। वो तो इसी बात पे बैठे थे। कौन मरा? प्रजा मरी ना।
कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों का नकारात्मक प्रभाव बंगाल के उद्योग धंधों पर पड़ा। किस पे पड़ा? बंगाल के उद्योग धंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ का कुटीर उद्योग धीरे धीरे बंद हो गया और शिल्पियों ने या तो अन्य व्यवसाय अपना लिया, मतलब जो शिल्पकार थे उन्होंने क्या किया, अपना दूसरा व्यवसाय अपना लिया, या फिर क्या किया, बेरोजगारी का जीवन जीने के लिए बेचारे मजबूर हो गए, बाध्य हो गए थे। अब देश शासन का अंत होता है। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में देश शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव द्वारा स्थापित देश शासन को 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग आता, कहता द्वैध शासन हटाओ। हालत बसे बदतर हो गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति का आधार हेस्टिंग ने इस अवस्था के दोषों के निराकरण को बताया। देखो, द्वैध शासन लाने वाला कौन था? लॉर्ड क्लाइव। हटाने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, अर्थात हेस्टिंग। ठीक, अब जो कारण बताया उनको देखते हैं। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और रजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया कि जाओ छुट्टी तुम लोगों की, भाग जाओ यहाँ से, तथा शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया कि जो बनेगा राजा, कोई नहीं बनेगा राजा, जो देखेगा हम देखेगा। किसने कहा? हेस्टिंग ने कहा। हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की। कलकत्ता में राजस्व परिषद की स्थापना कौन कर रहा है? हेस्टिंग कर रहे हैं। और मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो देसी समाहर्ताओं जो थे, मतलब जो कलेक्टर थे, के स्थान पर अंग्रेजी के कलेक्टरों को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। जो बंगाल के नवाब थे उनसे कहा जाओ तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, खत्म तुम्हारा राज्य, निकलो यहाँ से। और क्या कर दिया? उसके लिए 15 लाख रुपए प्रति वर्ष, आपको 15 लाख मिलेंगे, पड़े पड़े खाओ और तुम्हें कुछ नहीं करना है। ऐसा करके हेस्टिंग ने उनको पदमुक्त कर दिया, मतलब उनका राज्य ले लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। अब देखो, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और क्या था? तथा भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंटियों का शासन उसके हाथों में सौंप दिया गया। जितना भी भारत था सब उसके हाथों में सौंप दिया गया। 1773 में वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे जो वारेन हेस्टिंग है, ये कौन है? प्रथम गवर्नर जनरल हैं। और कब बने थे? 1773 में बनते हैं। इस तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया। बंगाल क्या बना? भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बना। और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया क्या कर दी? शुरू कर दी। इन्होंने कहा अब तो भैया साम्राज्य बनाओ, बढ़ाओ, है ना, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ तक आपने समझा, पढ़ा, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनके प्रभाव, इनके अंत का कारण, द्वैध शासन, इन चीज़ों को हमने जाना और कैसे द्वैध शासन समाप्त होता है। वारेन हेस्टिंग आता है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, इन चीज़ों को जाना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया था, थैंक यू, जो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। कुछ कमेंट कर दें, लाइक कर दें, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।